प्रशासनिक अधिकारी से मिलाने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में एक ऐसे मुकाम को प्राप्त किया है जहां तक पहुंचने में लोगों को बहुत समय लग जाता है और उसकी एक अपेक्षा भी करते हैं और हर युवा उसका सपना भी देखता है। लेकिन आज हमारे साथ में मौजूद हैं मुरैना जिले के डीएम श्री भास्कर लच्छाकार जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में एक सोच बनाई थी जिससे उन्होंने आज इस मुकाम को प्राप्त किया है। तो आते हैं लाइट ऑफ नेशन में उनका स्वागत करते हैं। भास्कर जी, आपका लाइट ऑफ नेशन में स्वागत है। सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपने जो सफ़र यहाँ तक किया है उस सफ़र को आपने किस तरीके से प्रारंभ किया और इसमें आपके घर वालों की या यार दोस्तों की क्या भूमिका रही, आपकी क्या सोच थी, उसको हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। ये बड़ा एक कठिन विषय है क्योंकि मेरी लाइफ में कोई ऐसा फिल्मी या ड्रामेटिक कुछ नहीं है। एक साधारण सा शुरुआत है और साधारण सा ही चीज़ें रही हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया 2003 में ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मैंने 1 साल तक एज ए गेस्ट लेक्चरर मैंने काम किया। इसके बाद में फिर मैंने MBA किया। उसके बाद मैंने फाइनेंस कंसल्टेंट के तौर पर 4 साल काम किया। फिर ये मन में विचार आया कि एक दफ़ा UPSC भी देना चाहिए, तो UPSC दिया और संयोग से मेरा चयन भी हो गया। चयन हो गया तो नौकरी करने लगी। आपने जिस तरीके से बताया कि आप यहाँ तक इस तरीके से सफ़र से आए, आज आप DM के पद पर बैठे हुए हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि शायद सबसे बड़ी सर्विस दुनिया की अगर देखी जाए तो यही है। क्योंकि मेरी सोच खुद भी कहती है कि देश को IAS IPS ही चलाते हैं और जहाँ तक देखी जाए ये बात सत्य भी है। तो एक IAS होने के नाते आप समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और कितना अभी तक बदलाव हुआ है और अभी क्या कमियां रह गई हैं जिनको आप चाहते हैं, समाज से उम्मीद करते हैं कि उसमें बदलाव लाएं और उसको दूर करें? ये बात तो आपकी काफ़ी हद तक सही। और जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन किया था तो शुरुआत के एक कार्यक्रम में माननीय CM साहब का कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छी लाइन बोली थी जो हमको याद रहती है। ये नौकरी नहीं सर्विस है। और ये बात बहुत सही बात है कि इसको अगर नौकरी के तौर पर देखेंगे तो इससे ज़्यादा मुश्किल नौकरी कोई नहीं है। लेकिन इसको अगर आप सेवा के तौर पर देखेंगे तो इससे अच्छी सेवा कोई नहीं। क्योंकि सेवा यानी कि आप बहुत सारे लोगों का आंसू पोंछने का काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप भलाई का काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर आप कड़ाई कर सकते हैं जो समाज के लिए घातक हैं, व्यवस्था के लिए में जो बाधा पैदा करते हैं, ऐसे लोगों पर आप कड़ाई भी कर सकते हैं। तो एक हाथ आपके पास में, एक हाथ में दंड की शक्ति भी है और एक हाथ में आपके पास में सकारात्मक कार्य की भी शक्ति है। इस प्रकार की शक्तियाँ इस नौकरी में मिलती हैं जो कि संभवतः अन्य कोई नौकरी इस प्रकार का आपको एक्सपोजर और इतना इंटरवीन करने का अवसर नहीं देती। कई बार क्या होता है कि हमने ये देखा भी है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करना चाहता है, एक नई सोच लेकर आता है और उस सोच को वो अपने कार्य क्षेत्र में भी उतारना चाहता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें व्यवधान डालने लगती हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में कहूँ तो कुछ हद तक मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। हम लोग अपने को भी लेकिन अलग नहीं लेके चलेंगे और कुछ राजनीतिक रूप से भी दबाव अधिकारियों पर रहता है। तो इसमें राजनीतिक दबाव को और मीडिया के दबाव को मैं लेकर चलूँ तो आप उनको क्या आपको केवल वो दबाव के रूप में ही सहयोग करते हैं या अन्य रूप से भी सहयोग करते हैं, या इसको किस तरीके से हटाते हुए आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं? महाभारत में द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा था कि काटे वही जाते हैं जो कि काटने योग्य होते हैं और गन्ना वही कोल्हू में पेरा जाता है जिसमें से मिठास निकल सकती है, शक्कर निकल सकती है। दबाव उसी पर आता है जो दबाव लेता है और इसलिए जो दबाव नहीं लेता है, ठीक तरीके से काम करता है, उसको दिक्कत नहीं होती।
दूसरी बात यह है कि हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं। इस लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न दबाव समूह होते हैं, जिनको हम लॉबीज भी कहते हैं, और अलग अलग लोग आप पर अपनी बात कहते हैं। लोकतांत्रिक समाज के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम हर प्रकार की बात को सुने, समझें और काम अपने नियम के अनुसार करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लिए सर्वोच्च है वो है हमारा संविधान, और उसके अनुसार अगर आप कोई बात फिट होती है तो वो करना चाहिए, और जो नहीं फिट होता है, आपके नियमों की परिधि में नहीं आता, लोकहित की परिधि में नहीं आता, जैसा कि आपने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया, उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ कि अब हम अपने जिले की बात थोड़ा सा कर लें। आज मोदी सरकार काफ़ी हद तक बहुत विशेष कई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। सबसे पहले उनका एक लक्ष्य है स्वच्छ भारत। तो हम उसी स्वच्छ भारत के रूप में अपने मुरैना जिले की बात करते हैं। सरकारें काफ़ी जागरूक लोगों को कर रही है, लेकिन लोग उतना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक प्रशासन की जिम्मेदारी है, उतना ही एक आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने उसको स्वच्छ रखें। तो लोगों में जी जागृति आए, लोग उसमें सहयोग करें, इसके लिए अपने जिले से आपकी क्या सोच है? दूसरा, अपने मुरैना जिले में कोई नया ऐसा रूप परिवर्तित हो जिससे लोग देखें और कहें ये वही मुरैना है जिसको हम दूसरी दृष्टि से देखते थे। आज ये मुरैना अपने आप में एक सकारात्मकता को लेकर चल रहा है। तो इसके लिए क्या एक नई पहल सामने आ रही है, क्या है? स्वच्छ भारत मिशन निश्चित रूप से बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, और स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ टॉयलेट बनाना नहीं, बल्कि टॉयलेट का यूज़ करना नहीं। इसमें हमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है। कुछ एक स्थानों पर ऐसा हमेशा ही होता है कि समाज के जितने अंग अवयव होते हैं वो सारे एक गति से नहीं चलते। कुछ एक लोग अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ एक थोड़ा जिनको हम लगार्ड्स बोलते हैं वो थोड़ा धीमे धीमे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे करके समाज एक मोटा मोटी रास्ते पर आ जाता है, एक मोटा मोटी गति पकड़ लेता है। तो अभी मुरैना ज़िले में भी पंचायत विभाग के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है इसमें काफ़ी गति पकड़ी हुई है। कुछ एक पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को ज़्यादा कन्विंस करने की, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक मानसिकता संयोग से ऐसी भी बन गई है कि हर एक चीज़ के लिए लोग प्रशासन अथवा सरकार की तरफ देखने लगे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि उदाहरण के लिए शौचालय बनाने में सक्षम है, लेकिन वे इंतज़ार करते हैं कि उन्हें भी 12,000 रुपये की राशि का लाभ मिले तब शौचालय बनाएं, जबकि वे बना सकते हैं। ऐसे लोगों को कन्विंस करने की, उनको अपनी बातों से समझाने की आवश्यकता है, जो कि हम लोग राज्य चौपाल लेखपाल के माध्यम से कर रहे हैं। नवाचार के विषय में आपने एक चीज़ पूछी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध यदि होगा तो पानी के लिए होगा, और पानी मुरैना ज़िले के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहा है। हमारे यहाँ अधिकांश जो जल स्रोत हैं वो अंडरग्राउंड वाटर के हैं। इस ग्राउंड वाटर का जितना हम लोग बिना रिचार्ज किए जितना इसका हम उत्खनन करते जाएंगे तो ये नीचे इसकी जो गहराई है पानी लाने की वो बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही निस्तार पानी के लिए हमें जो तालाब वो इत्यादि की आवश्यकता होती है उसमें भी समस्या आती है। हम लोगों ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, लगभग अक्टूबर महीने से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई थी और चालू किया था। वो एक क्षीर सागर अभियान है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक तालाब ऐसा हो जो 12 तालाब, पक्का घाट हो, पास में जो उसका जो वन है उस पर वृक्षारोपण हो। ये 3 चीज़ों के साथ में लेकर हम लोग चल रहे हैं। हमारी जो सारी पंचायतें उनमें से लगभग अभी हम लोगों ने 150 पंचायतों में ऐसा काम कर लिया है। आगे इसके द्वितीय फेज में हम लोग ये करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक तालाब हमारा इस प्रकार हो कि 12 तालाब हो, क्योंकि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए जो रूटीन आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए तालाब आवश्यक है। आसपास के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए भी तालाब आवश्यक है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से पानी काफ़ी कम बरस रहा है, इसलिए पानी की एक एक बूंद को सहेजने की आवश्यकता है। और इसी तारतम्य में जो जलाभिषेक अभियान था उसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई करते हुए अपनी तरफ से उसमें लोगों की सहभागिता भी हमने इसमें जोड़ी है। स्व सहायता समूह को भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, स्थानीय नेतृत्व को भी हम इसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोकल कॉरपोरेट्स हैं उनकी भी हम इसमें मदद ले रहे हैं। और ओवरऑल ये बात निकल करके आ रही है सबके सहयोग से समाज का तालाब समाज के सहयोग से बना।
ये बहुत अच्छी आपने एक योजना बताई है और ये ऐसा होना भी चाहिए। साथ में मैं थोड़ा ये कुछ पुराने विभागीय बातों को लेकर बात करूँगा कि हमारे ज़िले में कई पुराने भवन बने हुए हैं जिनमें कार्यालय चल रहे हैं। आज वो थोड़ा देखने में भी जर्जर स्थिति में नज़र आती है। तो ये हमारी एक सोच है कि अगर उन विभागों के नया रूप दिया जाए तो आने वाले कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, सुधार भी होगा, अधिकारियों को, कर्मचारियों को उसमें काम करने में भी विशेष रुचि जागृत होगी। तो जो आज और कई ऐसे भी मैंने भवन देखे हुए हैं सरकारी जो खाली पड़े हुए हैं, जिनका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो क्या इनको लेकर भी आपकी कोई सोच है, इनके ऊपर भी कोई आप भविष्य में कोई कार्य करेंगे? अभी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि यदि कार्यालयीन वातावरण अच्छा होता है, एम्बियंस अच्छा होता है, उठने बैठने की व्यवस्था अच्छी होती है, तो जो कर्मचारी है और कर्मचारी के साथ ही साथ में जो वहाँ पर सेवा प्रदान करने के सेवा लेने के लिए जो नागरिकगण आते हैं, उन सबको एक स्वस्थकर वातावरण की अनुभूति होती है। तो यह तभी होगा जब आपका जो ओवरऑल जो एम्बियंस है वो अच्छा होगा। जैसे कि कलेक्ट्रेट का यही भवन है, ये कलेक्ट्रेट के भवन भी काफ़ी पुराना है, काफ़ी इसमें जीर्ण शीर्ण भी हो गया है। ऑलरेडी इसके लिए शासन ने एक नया कलेक्ट्रेट भवन स्वीकृत भी किया हुआ है, इस पर काम भी चल रहा है। आगामी 3-4 महीने में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो काम वहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, एक विशेष आज के युवा जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? कहते हैं कि इसकी तैयारी में काफ़ी बड़ा खर्चा होता है, तो आदमी इतना सुन के ही आधा तो खत्म हो जाता है। तो उनको एक कोई ऐसे आप अपने तरफ से कोई विशेष तरीका बताएं जिससे उनके अंदर एक नया हौसला आए और वो अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकें। क्या सरल तरीका हो सकता है? ये नौकरी जो है समाज के लिए नौकरी है, इसलिए इसकी तैयारी समाज से कट करके नहीं हो सकती, समाज से जुड़ करके ही होती है। अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखते रहें, प्रश्नवाचक दृष्टि बनाए रखें, पूछते रहें, इंक्विजिटिव रहें, पढ़ते रहें, हर एक चीज़ को पढ़ें। और जैसा कि कहा जाता है, हालांकि एक क्लीशेड वर्ड है लेकिन बार बार कहा जाता है इस चीज़ को कि आपको जर्नलिस्ट होना है। जर्नलिस्ट यानी कि हु नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। तो ये जो बात आवश्यकता है, इसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये तभी पूरी होती है जब आप ऑब्जर्वेंट बने रहते हैं, अपने आसपास प्रेक्षक की निगाह हमेशा बनाए रखते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते रहते हैं। रही बात इसमें खर्चे की, तो खर्चा तो बहुत विशेष नहीं होता है। एक साधारण जो यदि कोई किसी ने तय कर लिया है कि मुझे ज़्यादा खर्चा करना है तो एक अलग चीज़ है, अन्यथा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। हाँ, आपकी समय और संसाधन, समय का संसाधन ज़रूर इसमें बहुत लगता है और बाकी फिर जो आपके ललाट पर लिखा हुआ वो होता है। अंत में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे देशवासियों को, मुरैना वासियों को और एक संदेश दें, साथ ही उसी संदेश में एक छोटा सा संदेश और दें जो लोग नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको लेकर भी जो युवा आज अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको भी एक संदेश दें कि उन्हें किस तरीके से अपने देश हित में काम करना है। इसको बस मैं चाहूँगा कि मेरे भविष्य को आप नशे का जो आपने पॉइंट बताया है वो बड़ा वैलिड पॉइंट है। और जो व्यक्ति नशा करता है उसको कई बार ये अनुभव नहीं होता कि उसकी वजह से उसकी न सिर्फ परिवार तबाह हो रहा है, बल्कि उसका जो साइकोलॉजिकल जो उसका ग्रोथ है, वो उसका जो मानसिक जो वृद्धि है, मनोवैज्ञानिक जो उसकी स्थिति, वो सब खराब हो रहे हैं। तो नशे के आदी व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि मैं किसी भी दिन नशा छोड़ सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे नशा कब उसको गिरफ्त में ले लेता है उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए ये एक फिसलन भरी राह है। मैं युवाओं से यही अपील करूँगा कि इस फिसलन भरी राह पर ना बढ़ें, क्योंकि अगर आप इस पर एक दफ़ा फिसलना शुरू हुए तो आप इसको चाह करके भी रोक नहीं पाएंगे। मैं सबसे यही अपील करूँगा कि एक स्वस्थ जीवन जिए, अपने आप को अगर अवसाद में है, अगर आप किसी चीज़ की परेशानी में हैं, अपने आसपास बात करें, दोस्तों से बात करें, घूमें फिरें, कुछ पढ़ें, लेकिन अपने आप को नशे जैसी हालत में बिल्कुल न डालें। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे DM श्री भास्कर लच्छाकार जी, जिन्होंने बखूबी हमारे हर सवाल का जवाब बखूबी दिया, अच्छी तरह से दिया। और ये हमारे
दर्शकों को एक प्रेरणा भी साथ ही साथ अपनी बातों में उन्होंने दी है। हम चाहते हैं कि आप उनकी बातों से एक प्रेरणा लें, उसमें से जो आपके जीवन के उपयोगी शब्द हैं उनको चुनें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।